हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोलमस है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये समय है स्टोन एज का, यानी कि पाषाण काल का। और इस समय हमारा कोई खास ठिकाना नहीं है। हम छोटे छोटे से ग्रुप में रहते हैं, जिसमें सिर्फ 5 से 10 लोग ही शामिल होते हैं। हमें कभी पेड़ों के नीचे सोना पड़ता है तो कभी गुफाओं में। इसी तरह से हमारी जिंदगी बीत रही है। हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने पेट को भरने के लिए, क्योंकि हमें जानवरों को मारना पड़ता है, जिसके लिए हमें हथियार की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए हम ज्यादातर ऐसे पत्थरों की तलाश करते ही रहते हैं जो नुकीले हो, धारदार हो, और उसे हम हथियार बनाने की कोशिश करते ही रहते हैं। तभी तो हम जानवर को आसानी से मार पाएंगे। हमारे पास ज्यादा धारदार हथियार ना होने की वजह से कभी कभी जंगली जानवर हमें भी चोट पहुंचा देती है, लेकिन फिर भी जानवरों को मारना हम बंद नहीं करते, क्योंकि इसमें बस यही एकमात्र हमारा भोजन है जिसे खाकर हम जिंदा रहते हैं। हम अपने ग्रुप के साथ जानवर की तलाश करते ही रहते हैं, उसे मारते हैं और फिर उसे कच्चा ही खा जाते हैं। इस समय पृथ्वी पर जहां तक हमारी नजर जाती है वहां जंगल ही जंगल दिखाई पड़ते हैं, सभी जगह पेड़ पौधे। और इसी तरह से हमारी जिंदगी यहाँ जंगलों में बीत रही है। लेकिन समय बदला। हमें कैसा दोस्त या फिर शैतान, उसे क्या कहे मैं समझ नहीं पा रहा। हमें कैसा क्रिएचर मिला जो काफी विशाल था। और ये तब की बात है जब मैं अपने ग्रुप के साथ जानवर को मारने के लिए गया था। उस दिन हमें कई सारे जानवर दिखाई तो पड़ रहे थे, लेकिन कई सारे जानवर हमें देखते ही भाग जा रहे थे। तो कुछ जानवर को हम अपने पत्थर से बने हुए उस हथियार के द्वारा घायल तो कर देते, लेकिन वो हमारे वार को सेकर भाग जा रहा था। इसी तरह उस दिन बहुत मुश्किलों के बाद हम सिर्फ 2 जानवर को ही मार पाए, जो काफी छोटे छोटे से थे, और फिर उसे वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बांटकर खाया। हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही मांस मिल पाया था, जिस वजह से मेरी पेट नहीं भर पाई। और अब शाम का समय था, अब अंधेरा छाना शुरू हो गया था और सोने का समय था। लेकिन जब आपको भूख लगी हो ना, तो आपको नींद नहीं आती। इसीलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और मैं पेड़ के पास से उठा और निकल पड़ा किसी जानवर की तलाश में। मैं ये सोचते हुए जा रहा था कि अगर कोई जानवर मुझे मिल गया तो उसे मारकर मैं चुपचाप अकेला ही खा लूंगा, जिससे मेरा पेट पूरी तरह से भर जाएगा। यही सोचते हुए मैं जानवर की तलाश कर रहा था, लेकिन कई सारे जानवर जो मुझे दिखाई तो पड़ते, लेकिन मैं उसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर घुप अंधेरा छाया हुआ था। और अंधेरे में इंसानों से ज्यादा जानवर देख पाते हैं, ये मैं जानता हूँ। यहाँ आसमान से वो चांद की रोशनी जो धरती पर पड़ रही थी, और इसी रोशनी में मैं जानवर को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी जानवर मेरे हाथ नहीं लग पा रहा था। सारे जानवर मुझसे पहले ही डरकर भाग जा रहे थे। इसी तरह मैं वहां कुछ देर जानवर को मारने की कोशिश करता रहा, जानवर की तलाश करता रहा, लेकिन मैं अपने काम में नाकामयाब होने के कारण मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना जंगल के अंदर तक चला जाए। वहां पे वो जो तालाब है, जंगल के कुछ दूर जाने पर जो तालाब बना हुआ है, वहां पे रात के वक्त यकीनन कोई ना कोई तो जानवर पानी पीने के लिए आएगा ही, और वहां मैं आसानी से जानवर को मार पाऊंगा। उसके बाद मैं जानवर को मारकर उसे खा लूंगा और तब मेरी पेट भर जाएगी। उसके बाद मैं आराम करूंगा। यही सोचते हुए मैं जंगल के अंदर तक जाना शुरू हो गया। उस घुप अंधेरे में मैं चांद की रोशनी में आगे बढ़े ही जा रहा था। वहां कई सारे जानवरों के चलने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन मेरे पैरों की आवाज से भी जानवर भाग रहे थे। ऐसे ही कुछ देर तक चलने के बाद मैं उस तालाब के पास पहुंचा। वहां चांद की रोशनी में तालाब का वो नीले रंग का पानी, उसकी चमक मेरे आंखों में साफ साफ पड़ रही थी। वहां चांद की रोशनी में तालाब का पानी चमक रहा था, और मैं वहीं तालाब के किनारे घने से पेड़ के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा किसी जानवर के यहाँ पर आने का। कुछ ही देर बाद वहां पर एक बाघ जो कि पानी पीने आया था, और मैं उसे देखते ही चौकन्ना हो गया, क्योंकि बस यही एक जानवर है जंगल में, बस यही एक जानवर है जो मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, जो मुझे मार सकता है। मैं वहीं पेड़ के पीछे छिपा रहा। फिर वो बाघ कुछ ही देर में वहां से पानी पीकर चला गया। और ऐसे ही कुछ देर बीते और कुछ देर के बाद मेरे पीछे से किसी की चलने की आवाज आने लगी। यह आवाज सूखे पत्ते की थी। जब सूखे पत्ते पर कोई अपना पाँव रखता है तो जो आवाज होती है, वही आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। और मैं सुनकर झट से पेड़ के दूसरी तरफ छिप गया और देखने लगा। मैं वहीं पेड़ के पीछे से छिपा देख रहा था, और कुछ देर के बाद ही एक हिरन झाड़ी से बाहर आई
और वो तालाब की ओर जाने लगी। ये तालाब पहाड़ के चारों ओर से घिरा हुआ था। जहाँ पे ये बड़ा सा गड्ढा होने के कारण ये तालाब काफी बड़ा सा बना हुआ था। इसमें पानी भरा हुआ था और वो हिरन वहां चलकर उस तालाब में पानी पीने लगी। मैं ये देखते ही दबे पांव उस हिरन तक पहुंचा और अपने नुकीलेदार हथियार से उसके सर पर दे मारा। मेरा यह हथियार नुकीला और भारी होने के कारण पहले ही वार में वो हिरन जमीन पर ढेर हो गई और मैं खुश था। चलो कोई बात नहीं, इतनी मेहनत के बाद ही सही, लेकिन एक जानवर को तो मार पाया ना, अब इसी को खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। मैं ये सोच रहा था और अब मैं उस हिरन को उठाना चाहता था। मैं उसे उठाकर वहीं उसी पेड़ के पास लेकर जाना चाहता था जहां पर मैं पहले से छिपा था, क्योंकि यहाँ पे और भी तो जानवर पानी पीने आ सकते हैं ना। कोई खूंखार जानवर आया तो वो मेरे इस हिरन पर या मेरे ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश करेगा, वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या फिर इस हिरन को खाने की कोशिश करेगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। यही सोचकर मैं उस हिरन को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अब उस पेड़ के पास ले जाना चाहता था। तभी मेरे पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज किसी जंगली जानवर की थी और मैं पीछे पलटा। पीछे एक भेड़िया था। एक भेड़िया, वो काले रंग का भेड़िया था जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे और वो मेरी ओर देखकर गुर्रा रहा था। वो यकीनन भले ही मुझ पर हमला ना करना चाहता हो, लेकिन इस मरे हुए हिरन पर वो हमला जरूर करना चाहता था। वो मुझसे इस हिरन को छीनना चाहता था जिसे मैं मारा था। वो इसे खुद खाना चाहता था और मैं ये होने नहीं दे सकता था। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने सिर्फ यही एक जानवर को मार पाया था और इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाना चाहता था। मुझे भी काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए मैंने उस हिरन को वहीं जमीन पर रख दिया और अपने हाथ में उस हथियार को, अपने मुट्ठे में उस हथियार को कस लिया और अब उस भेड़िए की ओर देखने लगा। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। वो भेड़िया भी अब जैसे मेरे गोल गोल चक्कर लगाना शुरू हो गया था। वो मेरे आसपास गोल गोल चक्कर लगा रहा था और अचानक से वो भेड़िया मेरे चेहरे पर झपट्टा मारा। वो मेरे चेहरे पर कूदा और मैं अपने उस भारी और नुकीले हथियार से उसके जबड़े पर दे मारा। मेरे पहले ही फटका में वो भेड़िया मुझसे दूर जाकर गिरा और वो सीधा वहां झाड़ियों की ओर भाग निकला। मैं भी उस हथियार को अपने एक हाथ में कसकर पकड़ लिया और हिरन को अपने कंधे पर उठाकर उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां पर मैं छिपा हुआ था। वहां पे जाकर बैठा और उस हिरन को खाया। मेरी पेट पूरी तरह से भर चुकी थी और अब मैं आराम करना चाहता था, लेकिन तभी मुझे महसूस होना शुरू हुआ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे शरीर पर कोई जलन हो रही है। मेरे छाती पर जलन होने का एहसास हो रहा था और मैं अपने हाथ को वहां छाती पर लगाकर देखा। मेरे छाती से कोई लाल रंग का पदार्थ था, कोई लाल रंग की चीज थी जो कि मेरे छाती से निकल रही थी। यकीनन ये खून ही होगा। यहाँ पर शायद उस भेड़िए ने अपना पंजा लगा दिया होगा, अपना पंजा मार दिया होगा, जिस वजह से मेरी त्वचा यहाँ की कट चुकी है और यहीं से ये खून बह रहा है। मुझे नींद नहीं हो रही थी जलन के कारण और मैं अब सोचने लगा, क्या करूं? अगर ऐसे ये जलन होता रहा तो मैं सो भी नहीं पाऊंगा। मैं उठा और अब मैं वहां तालाब में स्नान करना चाहता था। मैं तालाब में नहाना चाहता था कि तभी मेरी नजर गई वहां तालाब के उस पार। तालाब के उस पार एक पहाड़ी बनी हुई थी। ये पहाड़ी काफी ऊंची सी थी, लेकिन वो काले रंग की पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ पौधे मुझे यहाँ चांद की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ रहा था और मैं सोचने लगा, क्यों ना उस पहाड़ पर जाकर आराम किया जाए, क्योंकि यहाँ इस तालाब के पास कई जंगली जानवर पानी पीने आते ही रहेंगे और अगर मैं यहीं इस पेड़ के पास सोया रहा तो कोई खूंखार जानवर मुझे अपना शिकार भी बना सकता है। यही सोचते हुए मुझे नींद भी सही से नहीं आएगी, इसलिए मैं उस काली पहाड़ी पर चलता हूँ जो इस तालाब के उस पार है। मैं इस तालाब को तैरते हुए पार करूंगा, जिस वजह से मेरा स्नान भी हो जाएगा और मैं उस पहाड़ी पर पहुंचकर आराम से निश्चिंत होकर सो भी पाऊंगा। मैं यही सोचकर तालाब में कूद पड़ा। मैं उस तालाब को तैरता हुआ पार किया। उसके बाद मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा। ये पहाड़ी पूरी तरह से काली लग रही थी, जैसे काली पत्थरों से बनी हुई ये पहाड़ी थी और यहाँ पर एक भी पेड़ पौधा मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में मैं उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया और वहां पहाड़ी की चोटी पर एक जगह पर काफी बड़ा चट्टान था। ये पत्थर काफी बड़ा था और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पत्थर को यहाँ चोटी पर कोई ला कर रखा हो। लेकिन मुझे क्या करना था? मैं बहुत मुश्किल के बाद उस बड़े से चट्टान के ऊपर चढ़ गया। मैं बड़े से उस पत्थर के ऊपर चढ़ गया
और वहां पर सोना चाहता था। यहाँ पर कोई जंगली जानवर भी छलांगे मारकर नहीं आ सकता। मैं यही सोचकर वहीं उसी बड़े से चट्टान के ऊपर लेट गया और चांद को देखने लगा। थोड़ी ही देर में चांद को देखते देखते मुझे नींद आ गई। मेरी आंखें कब लग गई मुझे पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कुछ ही समय बीते थे कि तभी मेरे कानों में किसी पत्थर के घिसटने की आवाज आने लगी। ये कोई बड़ा सा पत्थर था और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस पत्थर को कोई घसीट रहा हो। यह आवाज सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैं उस चट्टान पर उठ बैठा। मैं आसपास देखने लगा क्या है, कौन सी चीज है जिसे घसीटा जा रहा है यहाँ पर। वह आवाजें अब भी आ रही थी और मैं बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं उस चट्टान से नीचे आया और नीचे आकर देखने लगा। तभी वहां पर एक बड़ा सा बक्सा था। कोई पत्थर से बना हुआ बक्सा था जो कि काफी बड़ा लग रहा था, और वहां पे वही एक बक्सा था, वही पत्थर का बक्सा था, संदूक था जो कि उस चट्टान के आसपास गोल गोल चक्कर लगाते हुए घिसट रहा था। मैं उसे देखना चाहता था। मैं उस बक्से को देखना चाहता था कि ये क्या है, ये इसे गोल गोल अपने आप कैसे घिसट रहा है, इस बड़े से चट्टान के चक्कर कैसे लगा रहा है अपने आप। मैं अब उस बक्से के बीच में खड़ा हो गया। वो बक्सा उस बड़े से चट्टान के चक्कर लगा रहा था और जैसे ही मैं रास्ते में खड़ा हुआ वो बक्सा मेरे पाँव के पास आकर रुक गया और मैं अब देखने लगा। उस पत्थर से बने हुए उस बक्से को देख रहा था। वहां चांद की रोशनी उस बक्से पर पड़ रही थी और मैं देख पाया इस पत्थर से बने हुए बक्से पर बहुत ही अच्छा नक्काशी किया गया था। इस पत्थर पर आकृतियां उकेरी गई थी जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और अब मैं अपने हाथ से उस बक्से को छुआ। जैसे ही मैंने अपना हाथ उस बक्से में लगाया, उस बक्से से रोशनी निकलना शुरू हो गई थी, तेज रोशनी जो उस बक्से के अंदर से आ रही थी। और ये देखकर मैं दूर हट गया। मैं 2 कदम दूर हो गया और मैं देखने लगा ये रोशनी अपने आप कैसे इस संदूक से निकलना शुरू हो गई। मैं वहां पर आसपास भी नजर घुमाया और तब मैं देखा वहां पे वो जो बड़ा सा चट्टान था जिसके ऊपर मैं लेटा था, वह उस चट्टान में एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। एक दरवाजा सा था जिसके अंदर से भी बिल्कुल ऐसी ही रोशनी निकल रही थी, ऐसी ही रोशनी आ रही थी जैसा कि संदूक से आ रहा था। मैं देखने लगा। मैं उस बड़े से चट्टान में देखा, उस दरवाजे में बहुत ज्यादा रोशनी थी, आंखें चुंधिया देने वाली रोशनी। और तब मैं समझ गया, हो ना हो ये बक्सा, ये पत्थर से बना हुआ संदूक इसी चट्टान के अंदर से बाहर आया होगा। ये पत्थर पूरी तरह से खोखली होगी और इसी से ये पत्थर से बना हुआ ये संदूक इसी चट्टान के इस दरवाजे के रास्ते बाहर आया होगा और ये गोल गोल चक्कर इस चट्टान के लगा रहा था। मैं वहां पर ये सोच रहा था कि तभी वो जो संदूक था, पत्थर से बना हुआ संदूक, वो अपने आप ही खुला और उसके अंदर से किसी की रोने की आवाज आई थी। ये किसी बच्चे की रोने की आवाज थी। और मैं वहां संदूक के पास पहुंचा। वहां पे वो अब रोशनी आना बंद हो गई थी और ये चट्टान से जो रोशनी आ रही थी ये भी अब आना बंद हो गई थी। वहां पे वो चट्टान फिर से उसका दरवाजा बंद हो चुका था और मैं बच्चे को देख रहा था। ये बच्चा काफी अजीब सा था। ये कोई इंसान का बच्चा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका आधा शरीर, इसके नीचे का शरीर किसी पक्षी का लग रहा था। इसके शरीर में 2 पंख भी थे और इसका ऊपर का आधा शरीर, ऊपर का हिस्सा वाला शरीर किसी अजीब इंसान का था, क्योंकि इस बच्चे का 2 दांत काफी बाहर की ओर निकले हुए थे। ये 2 दांत काफी बड़े थे जो देखने में काफी अजीब से लग रहे थे। ये नुकीलेदार 2 दांत और इसकी आंखें पूरी तरह से काली, हमारे जैसे इसकी आंखें नहीं थी, क्योंकि इंसानों के आंखों के बीच में बसी होती है एक काली सी दिखने वाली चीज और उसके बाद का हिस्सा सफेद होता है। लेकिन इस बच्चे का तो पूरी की पूरी आंखें ही काली है। कैसा बच्चा है ये? क्या ये किसी जानवर का बच्चा है या फिर किसी पक्षी का? लेकिन ये संदूक में कैसे आया? कई सारे सवाल मेरे मन में चल रहे थे, लेकिन तभी वो बच्चा रोने लगा। इस बच्चे के रोने की आवाज तो किसी इंसानों के बच्चे जैसा ही था। जब कोई इंसान का बच्चा रोता है वैसा ही आवाज इस बच्चे का भी था, लेकिन ये अजीब सा दिखने वाला बच्चा था। मैं अपने हथियार को जो जमीन पर पड़ा हुआ था उसे अपने हाथ में उठा लिया और उस हथियार से इस बच्चे को मार डालना चाहता था, खत्म कर देना चाहता था इस बच्चे को, क्योंकि ये बच्चा हमारे मानव जाति के लिए हो सकता है खतरा बन जाए। ये बहुत ही अजीब सा दिखने वाला बच्चा है। मैं उसे मारना चाहता था और जैसे ही मारने के लिए मैं अपने हथियार को ऊपर उठाया था, तभी वहां पर एक आवाज आई थी। वो आवाज थी उसी बच्चे की। वो बच्चा बोल रहा था, अरे मारो मत,
मारो मत, मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत फायदा करवा सकता हूँ। यह आवाज उस संदूक से आई थी और मैं इस आवाज को सुनकर अपने हथियार को उस बच्चे पर चलाने से रोक दिया। मैं जमीन पर बैठ गया और उस हथियार को जमीन पर रख दिया और उस संदूक में देखने लगा उस बच्चे की ओर। वो बच्चा फिर से कहा, क्या देख रहे हो? तब मैं पूछने लगा, क्या ये तुम ही हो जो बोल रहे हो, मुझसे बातें कर रहे हो? तो उस बच्चे का भी कहना था, हाँ मैं ही तुमसे बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे और कोई तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो मैं भी कहने लगा, नहीं तुम ही तो हो। तो वो बच्चा कहने लगा, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, अपने साथ मुझे पालो पोसो, मैं तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी जानकारियां दे सकता हूँ जो तुम्हें और कोई नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे मानव जाति को विकसित होने में मदद कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं और तुम्हें जानवरों को भी मारना नहीं पड़ेगा। देखो मेरे ये पंख हैं, मैं उड़कर जानवरों को पकड़कर तुम्हारे पास ला कर दूंगा, तुम बस उसे बैठे बैठे खाना, तुम्हें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं कहने लगा, तुम इतने से छोटे से बच्चे हो, भला किसी जानवर को कैसे उठा पाओगे? तो वो कहने लगा, भले ही अभी मैं छोटा हूँ, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाऊं, उसके बाद तो मैं जानवरों को उठा ही सकता हूँ। वो बच्चा मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं उस बच्चे को अब गोद में उठा लिया था। जैसे उस बच्चे को मैं अपनी गोद में उठाया, उस संदूक में फिर से रोशनी चमकी और वहां पे एक वैसे ही जैसा बच्चा था, वैसे ही बच्चे जैसा दिखने वाला पत्थर का बना हुआ मूर्ति जो उस बक्से में आ गया था, इस बक्से में वैसा ही मूर्ति आ गया था जैसा कि ये बच्चा देखने में लग रहा था। उस मूर्ति में भी 2 पंख थे जैसा कि इस बच्चे का था। उस मूर्ति का भी आधा शरीर, नीचे का शरीर जैसे किसी पक्षी का था जैसा कि इस बच्चे का था, और उसके गले में, उस मूर्ति के गले में कुछ तो था जो कि चमक रहा था। उसके गले में कोई धातु सा कोई चीज था जो कि उसके गले में पहनाया हुआ था, जो कि पीले रंग का चमक रहा था, रोशनी छोड़ रहा था। और वो बच्चा कहने लगा, इस मूर्ति को हाथ भी मत लगाना, ये मूर्ति किसी काम की नहीं है तुम्हारे, बस तुम उस पीले रंग की चमकने वाली जो रोशनी छोड़ रही है ना, उस चीज को तुम इस मूर्ति के गले से निकाल लो और इसे अपने गले में डाल लो। वो बच्चा ऐसा कह रहा था और मैं भी उस मूर्ति के गले से पीले रंग की चमकने वाली धातु वाली चीज को अपने गले में डाल लिया। तो वो बच्चा कहने लगा, तुम्हें पता है इस पीले रंग की जो रोशनी चमक रही है ना, ये एक लॉकेट है, ये एक लॉकेट है जिसे तुम अब अपने गले में डाल चुके हो, इसे तुम पहन चुके हो, और तुम्हें पता है इसे पहनने से तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम अब उतने समय तक जीवित रह पाओगे जितने समय तक मैं जीवित रह पाऊंगा। और तुम जानते हो मेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कई हजारों साल तक की है, मैं कई हजारों सालों तक जीवित रह सकता हूँ, और तुम भी अब हजारों सालों तक जीवित रह सकते हो। जब तक कि मैं नहीं मरता तब तक तुम भी जीवित रहोगे, और तुम अब इस लॉकेट को अपने गले से नहीं निकाल सकते। ये लॉकेट तुम्हारे गले में पूरी तरह से चिपक चुकी है और तुम अब मेरे साथ साथ ही रहोगे। लो मजे इस जिंदगी का, ये जो तुम्हें जिंदगी मिली है इसे पूरी तरह से खुल के जियो, आनंद लो इस जिंदगी का। वो बच्चा मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं कहने लगा, क्या हजारों सालों तक मैं जीवित रह पाऊंगा? लेकिन मैं हजारों सालों तक तो जीवित रहना ही नहीं चाहता। बहुत ज्यादा मुश्किल के बाद तो मैं एक वक्त का खाना निकाल पाता हूँ दिन में, और अगर हजारों सालों तक जीवित रहा तो न जाने कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बच्चा कहने लगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूंगा, और तुम देखते जाओ कितना ज्यादा विकसित बना देता हूं तुम्हारे मानव सभ्यता को। मैं बहुत ज्यादा विकसित बना दूंगा और तुम भी कहोगे, वाह आनंद आ गया ऐसी जिंदगी को जीने में। वो बच्चा ऐसा कह रहा था और मैं कहने लगा, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? तो बच्चा कहने लगा, हाँ मैं यही करने तो आया हूँ, तुम बस अपने साथ मुझे लेकर चलो। उसके बाद वो कहने लगा, ये संदूक को बंद कर दो, इसमें ये जो मूर्ति पड़ी है उस मूर्ति को उसी संदूक में रहने दो, उसे बंद कर दो और फिर से इसी चट्टान में इस बक्से को रख दो। जो पत्थर का बना हुआ बक्सा है इसे फिर से इसी चट्टान में रख दो उसी दरवाजे के जरिए। लेकिन वो दरवाजा तो बंद हो चुका है, मैं उस बच्चे से ऐसा कह रहा था। तो बच्चा कहने लगा, तुम्हारी ये जो छाती से खून निकल रहा है ना, ये लहू निकल रहा है, इसे फिर से इसी चट्टान में लगाओ। तुम अपना थोड़ा सा लहू इस चट्टान में लगाओ, उसके बाद इस चट्टान का दरवाजा खुलेगा और उसी दरवाजे के जरिए इस संदूक को इसी चट्टान में रख दो। ये संदूक तुम्हारे किसी काम का नहीं। उसके बाद मैं अपनी छाती से निकलता हुआ उस खून को उस बड़े से चट्टान में लगाया कि तभी उस चट्टान में एक दरवाजा खुला। उस चट्टान से फिर से रोशनी आना शुरू हो गई थी
और वो संदूक अपने आप उड़ता हुआ, घसीटता हुआ वो संदूक उस चट्टान के दरवाजे के जरिए उसी चट्टान के अंदर चला गया और वो दरवाजा बंद हो गया। तो वो बच्चा खुश हो गया। वो बच्चा कहने लगा, बहुत अच्छे, तुमने ये संदूक का रखने का काम बहुत अच्छी तरह से कर दिया। तुम्हें पता है इस चट्टान का दरवाजा कैसे खुला था? तुम जब यहाँ पर लेटे थे ना, तो तुम्हारे छाती से ये खून इस चट्टान पर गिरा और खून गिरने के वजह से ही इस चट्टान का दरवाजा खुला और मैं उस संदूक के जरिए बाहर आया। तुम संदूक को खोले और मैं तुम्हारे पास हूं अभी। तो मैं उसे कहने लगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम तो बताओ। तो वो कहने लगा, मेरा कोई नाम नहीं है, तुम जो भी मुझे पुकार सकते हो। उसकी पूंछ भी थी, मैं देखा था अच्छे से, उसके पीछे एक पूंछ भी थी और उसके किसी पक्षी जैसा आधा सा शरीर। तो मैं उसका नाम रखा डायनो। मैं उसे कहने लगा, तुम्हारा नाम आज से डायनो है, मैं तुम्हें डायनो कहकर ही पुकारूंगा। तो वो बच्चा भी कहने लगा, ठीक है, लेकिन तुम रहते कहाँ हो? क्या तुम अकेले इस जंगल में रहते हो या फिर तुम झुंड के साथ रहते हो? अगर तुम झुंड के साथ रहते हो तो तुम अपने ग्रुप के पास मुझे लेकर चलो, जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, जहाँ पर तुम साथ साथ में रहते हो। तो मैं भी उसे कहने लगा, हाँ, मैं अपने ग्रुप के साथ ही रहता हूँ। हमारे ग्रुप में 10 लोग हैं जो साथ में रहते हैं। तो उस बच्चे का कहना था, क्या तुम लोग सिर्फ 10 ही लोग हो और लोग नहीं हैं? तो मैं उसे कहना शुरू किया, नहीं, और भी ऐसे कई सारे झुंड हैं जो यहाँ अलग अलग झुंड बनाकर रहते हैं। यहाँ इस जंगल में बहुत सारे लोग हैं। तो बच्चा कहने लगा, ठीक है, फिर लेकर चलो तुम अपने झुंड में, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर मैं भी उस बच्चे के साथ चलता हुआ उस ओर निकल पड़ा जहाँ पर हमारे ग्रुप के सभी लोग पेड़ के नीचे सोए हुए थे, जहाँ से मैं उठकर यहाँ जंगल में शिकार करने आया था। कुछ देर चलने के बाद मैं वहीं अपने ग्रुप के पास पहुंच गया। अभी भी रात का समय था। उसके बाद मैं डायनो से कहने लगा, सो जाओ, सो जाओ, अभी रात है। तो वो बच्चा कहने लगा, नहीं, मैं सोता होता नहीं हूँ, मैं हमेशा जगा ही रहता हूँ। तुम सो जाओ, मैं जगा रहूंगा, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। उसके बाद मैं सो गया और सुबह हुई। सुबह के वक्त वहां पर डायनो नहीं था। मैं वहां पर ढूंढने लगा, डायनो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं उसे चारों ओर आवाजें लगाकर ढूंढता रहा, लेकिन वहां पर वो बच्चा था ही नहीं। तभी मेरे ग्रुप का एक आदमी मुझसे कहने लगा, क्या हुआ, किसका नाम डायनो है और तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो मैं भी रात की घटी सारी घटना उसे बताया। तो वो आदमी कहने लगा, हो सकता है वो बच्चा आया तो होगा यहाँ पर, वो बच्चा यहाँ पर आया होगा, लेकिन आज फिर भाग गया, सुबह होने से पहले ही भाग गया। वो मुझसे ऐसा कह रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा उधर सामने से उड़ता हुआ डायनो आ रहा था। वो अपनी पंख को फैलाए हुए था और वो उड़ता हुआ हमारे पास आया था। उसे देखकर मैं उसे पूछने लगा, वाह, तुम इतनी जल्दी उड़ना भी शुरू हो गए, कैसे तुम कर पाए ये? इतनी जल्दी तुम कैसे उड़ पाए? तो वो कहने लगा, मेरा शरीर देखो, मेरा शरीर तुम्हें बढ़ा नहीं लग रहा? तब मैं भी उसके शरीर को देखा। उसके शरीर बढ़ चुके थे, बस एक ही रात तो बीते थे और उसके शरीर थोड़ा सा बढ़ चुका था। उसके वो दांत भी थोड़े बड़े हो चुके थे और उसकी आंखें और भी ज्यादा काली हो चुकी थी। ये देखकर मैं उसे पूछने लगा, इतनी जल्दी? अभी तो एक ही रात बीती है, लेकिन तुम्हारा शरीर इतना बड़ा कैसे हो गया तुरंत? तो वो कहने लगा, बताऊंगा, समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। वो मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उसे कहने लगा, चलो अब हम लोग शिकार पर जा रहे हैं, हमें जानवरों को मारना पड़ेगा अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो डायनो कहने लगा, तुम्हें इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं ना, मैं जानवरों को तुम्हारे लिए मार कर लाऊंगा। अब देखो, मैं तो उड़ भी सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जानवर को आसानी से मारकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। वो मुझसे ऐसा कहने लगा और मैं भी कहा, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो जाओ, जानवरों को पकड़ कर लाओ। उसके बाद वो भी कहने लगा, ठीक है, तुम लोग आराम करो। फिर से वो उड़ता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा और मैं वहां अपने ग्रुप के सभी आदमी को देख रहा था। वहां हमारे ग्रुप में एक आदमी कम था जिसका नाम हरूटो था, वो वहां पर था ही नहीं। तो मैं भी अपने ग्रुप के बाकी आदमी से पूछा, हरूटो कहाँ गया? तो उनका कहना था कि शायद वो सुबह सुबह शिकार के लिए निकल पड़ा होगा। उसने रात के समय भरपेट खाना नहीं खाया था, इसी वजह से उसे भूख लगी होगी और वो जानवर को मारने रात के समय ही चला गया होगा, आ जाएगा कुछ देर में। वहां हमारे ग्रुप का आदमी ऐसा कह रहे थे और मैं भी उन बातों को भूल गया। इसी तरह कुछ देर के बाद ही डायनो अपने हाथों में पकड़ा हुआ 2 खरगोश के बच्चे को हाथों में पकड़कर, जो दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था, उन दोनों खरगोश को अपने हाथों में पकड़कर उड़ता हुआ हमारे पास आया। वहां पर 2 खरगोश के बच्चे थे जिसे उसने पकड़कर अपने साथ लाया था
और वो कहने लगा, ये लो 2 खरगोश ला दिया, और भी अगर जरूरत है तो मैं जाता हूँ। तो मैं भी कहने लगा, इतने सारे लोग हैं, ये 2 खरगोश से कुछ नहीं होने वाला। वो फिर से उड़ता हुआ जंगल में गया और कुछ देर के बाद फिर से 2 छोटे छोटे जानवर को वो पकड़ कर अपने साथ लाया था। और मैं उससे कहने लगा, क्या यार तू बार बार छोटे छोटे जानवर को पकड़ कर ला रहा है, इतने छोटे छोटे जानवर से हमारी पेट कैसे भरेगी। तो वो कहने लगा, मैं फिर जाता हूँ, फिर से जानवरों को पकड़ कर लाता हूँ, लेकिन अभी मैं बड़े जानवर को कैसे पकड़ कर ला सकता हूँ। मैं बड़े जानवर को नहीं उड़ा कर ला सकता, क्योंकि मेरा शरीर अभी काफी ज्यादा छोटा है। मेरे शरीर को देखो। हाँ, अगर कभी मेरा शरीर बड़ा हो जाएगा तो मैं बड़े जानवर को भी अपने साथ उड़ाकर लेकर आ पाऊंगा, और तब तुम लोगों को भोजन करने में भी बहुत मजा आएगा, जितना ज्यादा भोजन तुम लोग कर सकते हो। वो मुझसे ऐसा कह रहा था। उसके बाद वो फिर से जंगल में चला गया। हम लोग वहाँ खरगोश को कच्चाई चबा चबा कर खाए थे, और कुछ देर के बाद वो फिर से जंगल से कुछ जानवरों को अपने साथ पकड़ कर लाया, वहां पर वो रख दिया। अब ऐसे ही प्रत्येक दिन का काम था। वो प्रत्येक दिन ऐसे ही हमारे लिए जानवर जंगल से पकड़ कर लाते और हम उन जानवरों को बैठे बैठे खाते। अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, सारा मेहनत डायनो करता, वो जानवर को पकड़ कर लाता और हम बैठे बैठे खाते। इसी तरह से प्रत्येक दिन का काम हो गया था। लेकिन एक चीज जो मुझे डायनो की काफी अजीब लगती, वो रात के समय हमारे साथ नहीं रहता। वो रात के समय पता नहीं कहाँ चला जाता। वो रात रात भर गायब रहता और सुबह होने के बाद ही हमारे पास आता। वो सोता नहीं था, वो हमेशा जगा ही रहता था, और उसका शरीर भी हर रात बढ़ा हुआ होता। जैसे उसका शरीर रात के वक्त बढ़ जाता था, वो जब भी सुबह के वक्त हमारे पास आता तो उसका शरीर पहले से बढ़ा हुआ होता। और ये देखकर मैं उसे कई बार पूछता, यार तुम्हारा शरीर रात के वक्त ऐसे कैसे बढ़ जाती है। लेकिन वो कुछ भी मुझे नहीं बताता। वो कहता, मैं अपने शरीर को तो तुम्हारे लिए ही बड़ा कर रहा हूँ। मैं अपने शरीर को इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं बड़े जानवरों को पकड़ सकूं और तुम्हें खाने पीने की दिक्कत ना हो। तुम मुझे ये बार बार सवाल क्यों पूछते रहते हो? ऐसी सवाल मत किया करो, ऐसी सवाल मत पूछा करो मुझसे। वो मुझसे ऐसा कहा करता और मैं भी उसे कहा करता, तो जाओ किसी जानवर को पकड़ कर लेकर आओ। वो ऐसे ही प्रत्येक दिन जंगलों में जाता और जानवरों को पकड़ कर लाता। अब वो बड़े बड़े जानवर को भी पकड़ रहा था, कई सारे हिरन को भी हमारे पास पकड़ कर ला रहा था, और हम ऐसे ही बैठे बैठे बस भोजन करते, खाना खाते, कच्चे मांस को चबाते। लेकिन अब मांस को खाने में मजा नहीं आ रहा था। जब एक ही चीज को आप बार बार खाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन मैं डायनो से कहा, यार अब इन मांसों को खाने में मजा नहीं आता, कुछ और खाने की चीजें नहीं है जो तुम्हें पता हो? तो कहने लगा, आग सुनी है तुमने? आग नाम का कोई चीज? तो मैं उसे कहने लगा, आग? ये आग क्या होता है? तो उसका कहना था, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने वहां पर 2 बड़े बड़े पत्थर को अपने हाथ में उठा लिया, कुछ लकड़ियों को वहां पर वो इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उन लकड़ियों के पास उन दोनों बड़े बड़े पत्थर को घिसना शुरू कर दिया। उसके शरीर में बहुत ज्यादा जान थी, इसी वजह से वो बड़े बड़े पत्थर को घिस पा रहा था। वो ऐसे ही वहां पत्थरों को घिसता रहा और थोड़ी ही देर में उन लकड़ियों से आग जलना शुरू हो गई। मैं देख पा रहा था, जब वो पत्थर को आपस में रगड़ रहा था तो उन पत्थरों में जैसे कुछ चमक सी हो रही थी, कोई चमक सी थी जिस वजह से उस लकड़ी में आग लगी थी। तो वो कहने लगा, देखो ऐसे ही तुम्हें आग लगाना है लकड़ियों में। ये जो जलता हुआ चीज है ना, यही आग है, इसे ही आग बोलते हैं। वो मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी समझ गया, अच्छा तो ये आग होता है। उसके बाद मैं भी पत्थर से आग जलाने की कोशिश करने लगा। मैं छोटे छोटे पत्थर को आपस में रगड़ रहा था, लेकिन मुझसे आग जल ही नहीं रही थी। तो डायनो कहने लगा, थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा परिश्रम करना होगा तुम्हें आग जलाने में, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन तुम भी आग जला पाओगे। फिर ऐसे ही वहां उस लकड़ियों से आग निकल रही थी। उसके बाद डायनो एक जानवर को वहां उस लकड़ी पर, वो जो आग जल रही थी उसके ऊपर रख दिया और कुछ देर तक वैसे ही छोड़ दिया। कुछ देर तक वो जानवर आग पर ही रहा और कुछ देर के बाद उस जानवर की त्वचा जैसे पूरी तरह से काली फिर चुकी थी, वो पूरी तरह से लग रहा था जैसे काली हो चुकी है। उसके बाद डायनो आग पर से उस जानवर को उतारा और उसे हमारे सामने रखकर उसके टांगों को पकड़कर पूरी तरह से फाड़ दिया। वो बहुत ही आसानी से फट चुका था और उसके बाद वो कहने लगा, खाओ, अब तुम्हें मजा आएगा इसे खाने में। वो डायनो मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी बस उस हिरन को छुआ था। उसमें जैसे कुछ गर्म सा था, जैसे मैं छुआ बहुत अजीब सा ही महसूस हुआ और मैं उसे किसी तरह से छूकर अपने मुंह में उस मांस को रखा। खाने में वो मांस मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे जितने भी लोग थे
सभी उस मांस को खाया था। बहुत आनंद आया था उस मांस को खाने में। और अब मैं भी मेहनत करने लगा आग जलाने के लिए। मैं घिसता रहा, पत्थरों को घिसता रहा, और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद मैं भी लकड़ियों में आग लगा पा रहा था। मैं भी अब आग जलाना सीख चुका था। और हम वहाँ पे जितने भी लोग थे, अब सभी लोग ऐसे ही पत्थर को रगड़ रगड़ कर आग जलाना सीख चुके थे। वो भी पत्थरों को रगड़ते और आग लगाते लकड़ियों में। अब हमें आग लगाना आ चुका था। और ऐसे ही अब हम लोग हमेशा ऐसे ही जानवरों को खाया करते। हर बार आग पर जानवरों को रखा करते और उसे फिर खाया करते। ऐसा करके खाने में बहुत मजा आता था। और ऐसे ही वहाँ पे कुछ सालों तक चला। अब हमारे साथी जो थे वो सारे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन मेरी उम्र उतना का उतना ही था। मेरा उम्र नहीं बढ़ा था। मेरे सभी साथी बूढ़े हो चुके थे और वो मुझसे हमेशा पूछा करते, तुम मेरे साथ बूढ़े क्यों नहीं हुए? हमारी उम्र बढ़ चुकी है और तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। मैं उससे क्या कहता? मैं कहा हो सकता है कुछ कारण होगा। मैं उसे बताना नहीं चाहता था इस लॉकेट के बारे में। इसी तरह एक दिन डायनो हमारे पास आया और वो कहने लगा, तुम लोग घर का नाम सुने हो? घर का नाम? पत्थरों से घर बनाया जाता है, ऐसा कुछ सुने हो? मैं उससे कहने लगा, नहीं, ये क्या होता है? तो वो कहने लगा, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तुम्हें यहाँ हर मौसम में, ठंड के समय में भी, गर्मी के समय में भी यहीं रहना पड़ता होगा, इसी जंगल में, पेड़ों के नीचे। इसलिए मैं तुम्हें घर बनाना सिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। अब डायनो भी काफी बड़ा हो चुका था। उसका कद काठी हमसे काफी ज्यादा गुना बड़ा था। वो देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। और उसके बाद वो मुझे अपने साथ लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पे कम पेड़ थे। वहां पर वो पहुंचकर मुझे जमीन पर उतार दिया और वो कहने लगा, यहाँ पर तुम पत्थरों को इकट्ठा करो। यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं उसे इकट्ठा करो। वहाँ डायनो भी पत्थरों को इकट्ठा करने में हमारी मदद कर रहा था। कुछ देर के बाद हम पत्थर इकट्ठा कर लिए। उसके बाद वहाँ डायनो जैसे कुछ बना रहा था। सारे पत्थरों को एक के ऊपर एक रख रहा था। इसी तरह से वहाँ कुछ बनाया था। इसी तरह से वहाँ पर बड़े से आकार का, गोल आकार का कुछ बनाया था, सभी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर। और उसके बाद वो कहने लगा, ये दरवाजा है और इसी को हम घर बोलते हैं। वहाँ पे एक दरवाजा बना हुआ था और उसी दरवाजे के जरिए मैं उस घर के अंदर गया। उस घर में सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी और हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वहाँ गर्मी कम लग रही थी और वो डायनो कहने लगा, आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैं उससे बाहर आया और वो कहने लगा, अब तुम्हें ऐसे ही घर को बनाना है। यहाँ बगल में ही ऐसे ही घर को खुद से बनाना है। इस घर को तो मैंने बनाया है, अब तुम बनाओ। उसके बाद मैं भी पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर ऐसे ही दीवार बनाना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा मुश्किल के बाद मैं भी एक छोटा सा घर बना दिया। उसके बाद वो कहने लगा, थोड़ा समय लगेगा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, कुछ दिन में तुम भी घर बनाना सीख जाओगे। उसके बाद मैं भी प्रत्येक दिन ऐसी मेहनत करता घर बनाने के लिए। मैं हर दिन पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर दीवार बनाता और ऐसे ही कुछ दिनों बाद हमें घर भी बनाना आ गया, पत्थरों से बना हुआ घर। और ये चीज मैं कई लोगों को भी सिखाया। हमारे साथ 2 स्त्रियां भी थी, कई सारे बच्चे भी थे, उसे भी मैंने ये चीज बताया। आग जलाना भी उसे सिखाया। इसी तरह से कई साल बीते। हमारे जितने भी साथी थे सभी मर चुके थे, स्त्रियां जितनी थी सभी मर चुके थे, लेकिन हमारे बच्चे थे। हमारे बच्चे में भी कई सारी स्त्रियां थी, कई सारे लड़के थे और सभी वो भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन मैं भी अभी भी जवान का जवान। मेरी उम्र नहीं बढ़ रही थी। और डायनो भी कह रहा था, ये उस लॉकेट का कमाल है, तुम अभी देखते जाओ क्या क्या होता है। मैं तुम्हें और भी बहुत ज्यादा विकसित बनाऊंगा। तुम्हें आग जलाना सिखा दिया, घर बनाना सिखा दिया और भी कई सारी चीजें मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। अब देखते जाओ मैं तुम्हें और क्या क्या सिखाता हूँ। डायनो की कदकाठी काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन वो हमारे बच्चों के साथ बचपन से ही रह रहा था। इस वजह से हमारे बच्चे भी उससे नहीं डरा करते। इसी तरह एक दिन डायनो आया हमारे पास। वो कुछ पत्तों को अपने साथ लेकर आया था और कुछ पत्तों को उसने अपने हाथों से पेड़ों से तोड़ा। उसके बाद वो वहां पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। वो लकड़ियां उन पत्तों में घुसा घुसा कर, लकड़ियों से फंसा फंसा कर, सारे पत्तों को जोड़ जोड़ कर काफी बड़े आकार का कुछ बनाया था। वहां पत्ते से बना हुआ कुछ बड़े आकार का चीज था। उसके बाद वो कहने लगा, इसे तुम अपने शरीर पर पहन लो, ये तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए बनाए हैं। हमारे बच्चे भी वहां पर देख रहे थे, जो कि बूढ़े हो चुके थे, वो भी देख रहे थे। और भी कई छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी ऐसा करते हुए डायनो को देख रहे थे। वो भी सीख चुके थे कि कैसे ऐसे पत्तों को जोड़ जोड़ कर ऐसा
बड़ा सा आकार का कुछ बनाना है और उसे इसके बाद शरीर पर पहनना है। फिर वहां पर जितने भी बच्चे थे, जितने भी बूढ़े थे, जितने भी स्त्रियां थी, सभी लोग वहां पर पत्ते को तोड़कर उन पत्तों में लकड़ियां डाल डालकर ऐसा ही कुछ बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद सभी लोग उसे अपने शरीर पर पहना। मैं भी अपने शरीर पर उस पत्ते से बने हुए इस चीज को पहन लिया और उसके बाद वो कहने लगा, इसे कपड़ा तुम बोल सकते हो, इस तरह के पत्ते से बने हुए इसे कपड़े तुम बोल सकते हो, आगे चलकर तुम्हें और भी विकसित बनाऊंगा। फिर ऐसे ही समय बीतता चला गया। हजारों साल बीते और हमारे बच्चे सब बूढ़े हो होकर मरते चले गए, लेकिन मेरी उम्र उतनी की उतनी ही रही इस लॉकेट की वजह से। डायनो भी अभी भी हमारे साथ ही था और वो ऐसे ही हमें नई नई चीजें सिखाते जाता। वो हमें कई सारी चीजें सिखाता गया, खेती करना सिखाया, बर्तन बनाना सिखाया, धातु की पहचान करना सिखाया और भी कई तरह तरह की चीजें हमें सिखाता गया। उसने हमें पशुपालन करना सिखाया और हमें अब जानवर को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खेती किया करते और पशुओं के पालन किया करते। इसी तरह से कभी कभार ही जानवर को मारा करते जब खाने का मन करता। वो ऐसे ही चीजों को सिखाते जाता और हमारे बच्चे भी सभी चीजों को सीखते चले जाते। ऐसे ही हजारों साल बीते। हमारे बच्चे बूढ़े होते चले गए, मरते चले गए, उनकी जन्म होती गई, लेकिन मेरी उम्र उतनी की ही उतनी, शायद इस लॉकेट की वजह से जो डायनो ने मुझे दिया था। और ऐसे ही मुझे एक दिन पता चला कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बस हमारा ही ये ग्रुप है, हमारा ही बस्ती है जो कि इस दुनिया में है और कहीं पे भी लोग नहीं हैं। जितने भी इंसानों के ग्रुप थे इस धरती पर, सभी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। बस ये हमारी बस्ती ही बची हुई है जहाँ पे हमारे ही बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। इस बस्ती में हमारे ही ग्रुप के लोग सिर्फ बचे हुए हैं। और ये जब मुझे पता चला, मैं हैरान था। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे सैकड़ों इंसानों के ग्रुप थे जो कि यहाँ इस धरती पर थे, वो कैसे खत्म हो सकते हैं? ये मैं नहीं समझ पा रहा था और मैं अब जानना चाहता था। मैं पता लगाना चाहता था कि यहाँ दुनिया में इंसानों के खत्म होने का कारण क्या है। बस हमारी ही बस्ती बची हुई है। यहाँ दुनिया में हजारों के तादाद में इंसानों के झुंड थे, सभी खत्म कैसे हो गए? मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे हो सकता है ये। क्या सभी लोग भूखमरी के कारण मरे हैं या फिर जानवर उसे मार दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम जिंदा हैं तो वो लोग भी जिंदा हो सकते हैं, वो भी जिंदा रहते इसे खत्म नहीं हो सकते। और मुझे एक रात पता चल ही गया इंसानों के खत्म होने के पीछे का कारण। और जब मुझे ये पता चला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं वहीं अपने घर के आसपास टहल रहा था। हमारे सारे बच्चे घर में सोए हुए थे और तब मैं जब घूम रहा था तब वहां पर डायनो आया था। उसने शायद मुझे देखा नहीं था और तब मैं वहां पर डायनो को देखकर छिप गया। एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा यहाँ पर डायनो रात के वक्त क्या कर रहा है। ये रोज रात जाता कहाँ था और आज यहाँ पर क्यों आया है? मैं देखने लगा। वहां पर डायनो एक घर को अपने पैरों से मारकर तोड़ दिया था। वो घर पत्थर से बने हुए थे और उसे तोड़कर वहां पे जो हमारा बच्चा था वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो जवान बच्चे थे और उसे अपने साथ लेकर चला गया डायनो। वो उस बच्चे को अपने चुंगल में फंसा कर उड़ता हुआ जा रहा था और मैं भी उसके पीछे हो लिया। मैं देखना चाहता था ये बच्चे को इसे पकड़कर कहाँ लेकर जा रहा है। मैं उसके पीछे चलता गया और वो वहीं जंगल में एक जगह पर जाकर रुका। वहां पर उस बच्चे को नीचे रखा और उसके बाद उसने अपने हाथों से उस बच्चे को फाड़ा था। उस बच्चे को फाड़ा और उस बच्चे को खून को पिया, उस बच्चे के मांस को खाया। उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश था और मैं पेड़ के पीछे छिपा ये सब देख रहा था। और तब मुझे समझ में आ गया था, यकीनन इस दुनिया में जितने भी आदमी खत्म हुए हैं, इंसानों के ग्रुप खत्म हुए हैं, झुंड खत्म होने के पीछे का कारण ये डायनो ही है। और उसका आकार, जैसे उसने बच्चे को खाया था उसका आकार बढ़ चुका था। और तब मुझे समझ आया था कि इसका आकार कैसे बढ़ा है। ये सभी बच्चे इंसानों को खाता है और तब इसका आकार बढ़ता है। वहां पर मैं उसे देखते ही हैरान था। मैं क्या करता? अगर मैं उसे आवाजें लगाता तो यकीनन मुझे भी मारकर खा जाता। मैं छिपा रहा वहीं पेड़ के पीछे। कुछ देर के बाद वो डायनो उड़ता हुआ कहीं चला गया और तब मैं चलता हुआ अपने घर में पहुंचा और मैं बहुत ज्यादा परेशान था। कैसे बचाऊं अपनी इंसानी प्रजाति को?
अगर मैं डायनो को नहीं रोक पाया तो ऐसे ही इस दुनिया से इंसानी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। बस हमारे ही लगभग 1000 बच्चे बचे हुए हैं। अगर इसे भी उसने खा लिया तो फिर इस दुनिया से तो इंसानों का नामो निशान ही मिट जाएगा। भले ही उसने मुझे कई सारी नई नई चीजें सिखाया है, लेकिन इसका क्या फायदा होगा अगर वो खुद ही इंसानों को खा जाएगा। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। क्या करता, मैं कैसे उसे रोकता। उसका कद काठी के सामने मेरा कद काठी कुछ नहीं था। उसके पैरों के एक उंगली के बराबर भी मेरा आकार नहीं था, और मैं उसे कैसे रोकता। मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और मैं सोचता रहा। ऐसे ही रात बीती और इस रात भी उसने 2 बच्चों को अपने साथ ले जाकर खाया था। मैं देख पाया था वैसे ही फाड़ कर बच्चों को खाया था, उसके खून को पिया था और उसके बाद फिर से वो उड़ चला। अब ऐसे ही रोज का काम था। मैं काफी ज्यादा सोचता रहा आखिर कैसे से रोक पाऊंगा। अगर मैं उससे लड़ने की कोशिश करूंगा तो एक झटके में ही ये मुझे मार गिराएगा और फिर ऐसे ही सभी इंसानों को मेरे आंखों के सामने ही खा जाएगा। इसे दिमाग से कुछ करना होगा, इसे दिमाग से ही हराया जा सकता है। मैं सोचता रहा और तब जाकर मेरे दिमाग में वो बात याद आई थी, वो पत्थर की मूर्ति वाली बात जिसे मैंने उस चट्टान के अंदर रखा था उस बक्से के साथ। और तब मैं समझ पाया था, हो ना हो जहां से इसका जन्म हुआ है वहीं पे इसके खत्म होने का भी राज होगा। मुझे उस चट्टान के पास जाना चाहिए। मैं डायनो को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसके राज को जानता हूँ। मैं चुपचाप एक रात चलता हुआ उस पत्थर की ओर निकल पड़ा, उस बड़े से चट्टान की ओर जहां पर मैं लेटा था और जहां से डायनो का जन्म हुआ था। मैं उस पत्थर तक पहुंचा और उस पत्थर में दरवाजा ढूंढ रहा था। यहीं कहीं पे तो दरवाजा था, कहाँ गया। अगर वो दरवाजा नहीं मिला तो कैसे उस बड़े से बक्से को मैं निकाल पाऊंगा जिसमें वो मूर्ति रखी हुई है। यकीनन उस मूर्ति को तोड़ते ही डायनो का भी मौत हो सकता है। ये मैं सोच रहा था और मैं वहां पे दरवाजे को खोज रहा था। दरवाजा मिला नहीं और मैं उस पत्थर को तोड़ने की लगातार कोशिश करने लगा। मैं कई सारे हथियार से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो टूटा ही नहीं। तब मुझे डायनो द्वारा कही गई बात याद आई थी, शरीर का खून जब इस पत्थर पर गिरा था तब इसका दरवाजा खुला था। मैं अपने शरीर में एक हथियार के जरिए एक बड़ा सा घाव बना दिया था जिससे खून बहना शुरू हो गया और मैं उस खून को उस पत्थर पर लगाया। और जैसे उस पत्थर पर अपने खून को लगाया, कहीं से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो दरवाजा उसी पत्थर में खुला था। अभी रात का समय था और मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा जो दरवाजा उस बड़े से चट्टान में बनकर आया था। और वहां मैं देख पाया वो बक्सा, पत्थर का बना हुआ बक्सा जिसमें डायनो था। वो बक्सा खुद घिसटता हुआ उस बड़े से चट्टान के अंदर से बाहर आया था और वो गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया था उस बड़े से चट्टान का। मैं फिर से वहीं रास्ते में खड़ा हो गया और वो पत्थर मेरे पाँव के पास आकर रुक गया। मैं उसे छुआ, उससे रोशनी निकली और तब वो बक्सा खुलते ही मैं उस मूर्ति को अपने हाथ में उठा लिया। मैं उसे तोड़ना चाहता था कि तभी वहां पे डायनो उड़ता हुआ आया और वो मुझे घूरने लगा। वो कहने लगा, तुम क्या करना चाहते हो? तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम इस मूर्ति को रख दो इस बक्से में, इस मूर्ति को हाथ भी मत लगाना। और तब मैं कहने लगा, मैं तुम्हारी राज जान चुका हूँ डायनो। तुम इंसानों को मारते हो, हमें चीजें सिखाते हो और फिर इंसानों को मार डालते हो। अगर तुम ऐसे इंसानों को खाते चले गए तो तुम्हारे सिखाए गए इन सब चीजों का क्या होगा? तुम मुझे ये सब जो भी सिखाए हो उसका क्या फायदा होगा? तो डायनो भी कहने लगा, मैं तो मारूंगा ही, मैं इंसानों को खाऊंगा ही, क्योंकि मैं इंसानों को खाकर ही जीवित रह सकता हूँ। अगर मैं इंसानों को नहीं खाया तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। इंसान ही है जिसे मैं सिर्फ खाता हूँ। मैं जब शुरू में ही आया था तो पहले ही दिन तुम्हारा साथी गायब था ना, एक साथी जो तुम्हारे ग्रुप में रहता था, उसे ही मैंने खाया था। पहले दिन में उसे खाया, उसके बाद मेरा शरीर थोड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद मैं उड़ता हुआ जंगल में गया और मुझे पता चला यहाँ जंगल में कई सारे ग्रुप हैं, इंसानों के ग्रुप। और मैं अब तुम्हारे ग्रुप के आदमियों को नहीं खाना चाहता था, क्योंकि तुम्हें शक हो जाता कि यहाँ पे इंसान गायब हो रहे हैं और उसके पीछे मैं हूँ। इसलिए मैं रात के वक्त अलग अलग झुंड में जाता। यहाँ पृथ्वी पर जितने भी झुंड थे सभी अलग अलग इंसानों के पास जाता और वहां से इंसानों को खाता। ऐसे ही करके मैं सारे इंसानों को खा गया
और अब धरती पर एक भी इंसान ना होने के कारण मुझे तुम्हारे बस्ती के लोगों को खाना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। डायनो मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं कहने लगा, तुम तो अब ऐसे भी मरने वाले हो। मैं इस मूर्ति को तोड़ूंगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं ये बात उसे ऐसे ही कहा था क्योंकि मुझे पूरी तरह से नहीं पता था कि मैं इस मूर्ति को तोड़ूंगा तो क्या सच में डायनो का मौत होगा या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ये बात बोला था तो डायनो कहने लगा था, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि इस मूर्ति को तोड़ने के बाद मेरा अंत होगा, लेकिन तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मरते मरते तुम्हें भी मार डालूंगा। डायनो ऐसा बोलकर मेरे ऊपर झपटा और जैसे ही अपने पंजे से मेरे शरीर के ऊपर वार किया था, उसके शरीर में घाव बना था। मेरे शरीर में भी घाव बना था और उसके शरीर में भी घाव बना था। उसके शरीर से रक्त बहना शुरू हो गया था और मेरे शरीर से भी रक्त बह रहा था। इसका कारण शायद ये था, लॉकेट। ये लॉकेट जो मैंने डायनो की मूर्ति से निकालकर अपने गले में पहना हुआ था। और उसने कहा भी था कि मेरे अंत होने के साथ ही तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। ये बात मैं नहीं समझ पा रहा था। इसका अंत अगर होगा तो मेरा अंत कैसे होगा, मैं समझ नहीं पा रहा था। और तब डायनो कहने लगा, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें मारने की कोशिश किया तो मुझे ही चोट पहुंचेगी। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो मुझे ही नुकसान पहुंचेगा। डायनो मुझसे ऐसा कह रहा था और वो फिर से हंसते हुए कहने लगा, तुम भी मुझे मार नहीं सकते। अगर तुम मुझे मारे तो तुम्हारा भी मौत हो जाएगा। जैसा कि तुम जानते हो, अगर तुम इस मूर्ति को तोड़े तुम्हारा भी मौत हो जाएगा। और अब मैं समझ नहीं पा रहा था, ये कैसे हो सकता है। अगर मैं इस मूर्ति को तोड़ूंगा तो मेरी मौत कैसे हो जाएगी। कहीं इस लॉकेट की वजह से तो नहीं। लेकिन इस लॉकेट को कैसे उतारूं। अगर मैं इस लॉकेट को अपने गले से उतारकर इस मूर्ति को तोड़ा तो मेरी जान बच जाएगी। मैं उस लॉकेट को उतारना चाहता था और डायनो से नजर बचाकर अपना हाथ उस लॉकेट पर लगाया। वो लॉकेट हिल रही थी। पहले ये लॉकेट नहीं हिला करती थी, ये मेरे गले से चिपकी हुई थी, लेकिन अब लॉकेट हिल रही थी। शायद इस मूर्ति को मैं अपने हाथ में पकड़े हुए था, इसी वजह से मैं लॉकेट को धीरे से उतारना चाहता था और उसके बाद इस मूर्ति को तोड़ना चाहता था। और ऐसा ही किया। डायनो को मैं ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस लॉकेट को अपने गले से उतारने वाला हूँ। मैं किसी तरह से उसके पीछे पीछे घूमता रहा, उसे अपनी बातों में उलझाए रखा और मैं धीरे से अपने उस लॉकेट को उतारा और उसी मूर्ति के गले में उस लॉकेट को डाल दिया। और जैसे लॉकेट डाला, एक रोशनी सी चमकी और रोशनी चमकते ही डायनो को पता चल गया कि मैंने गले से उस लॉकेट को उतार दिया है। डायनो उड़ता हुआ आया और मेरे शरीर पर झपट्टा मारने की कोशिश किया था अपने बड़े से चुंगल से, लेकिन तब तक मैंने उस मूर्ति को जमीन पर पटक दिया था। मूर्ति 4 टुकड़ों में बट चुकी थी और वहाँ डायनो भी जमीन पर गिर पड़ा था। वो जैसे जमीन पर गिरा था, एक धमाका सा हुआ था, जैसे धरती थर्रा सी गई थी, क्योंकि उसका कद काठ इतना बड़ा था कि जमीन पर गिरते ही जमीन में कंपन आ गई थी। और डायनो वहाँ पर कहने लगा था, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें और कितनी नई नई जानकारियां दे सकता था, तुम्हारे मानव प्रजाति को कितना ज्यादा विकसित बना सकता था। तो मैं भी उसे कहने लगा, तुम दे तो सकते थे, लेकिन ऐसी जानकारियों का क्या फायदा जब मानव प्रजाति ही नहीं बचती, उसे तुम खा जाते। तो डायनो भी मेरे इस बात को सुनकर चुप था, वो भी कुछ नहीं कहा। और ऐसे ही थोड़ी देर में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। और जैसे उसकी मौत हुई, वहाँ वो बड़ा सा चट्टान जो उसी पहाड़ी की चोटी पर था, काली पहाड़ी की चोटी पर, वो बड़ा सा चट्टान में धमाका हुआ और वो चट्टान भी पूरी तरह से बिखर गया। वहाँ पे वो जो बक्सा था, वो संदूक था, वो भी पूरी तरह से टूट गया। और उसके बाद मैं चलता हुआ अपने बस्ती में पहुंचा। मैं देखना चाहता था हमारे बच्चे सुरक्षित तो है ना। वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे हड़कंप मची हुई थी। वहाँ पे सभी लोग डरे हुए थे और मेरे पहुँचते वो कहने लगे कि वो डायनो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो यहाँ पर कई सारे बच्चों को मार कर खाया है, हमारे आंखों के सामने कई सारे बच्चों को उठाकर लेकर चला गया। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सभी लोग वहाँ पर ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे कहने लगा, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। उस डायनो का पूरी तरह से अंत हो चुका है। अब कोई भी इंसानों को नहीं मार पाएगा।
कोई भी इंसानों को खत्म नहीं कर पाएगा। बस आप लोग अपने हथियार चलाने की इस विधि को कायम रखना, हथियार चलाने के इस तरीकों को अच्छे से कायम रखना। और ऐसे ही समय बीता। समय बीतने के साथ साथ अब मेरा उम्र भी ढलता चला गया। मेरा उम्र ढलता चला गया और मैं बूढ़ा होता चला गया। जब तक मेरे गले में वो लॉकेट थी तब तक तो मेरी उम्र वहीं की वहीं रुकी हुई थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा होता जा रहा था। और ऐसे ही अब हम तरक्की करने की राह पर बढ़ चुके थे और ऐसे हमारे बच्चे कई सारे नई नई चीज़ें की खोज करने लगे। वो कई सारी चीज़ों की खोज करते गए और अब मैं भी मरने के कगार पर पहुंच चुका हूं। लेकिन अब हमारे बच्चे कई जगह अपनी बस्तियां बसा चुके हैं। वो कई सारी ऐसी ऐसी चीज़ों की खोज कर रहे हैं जिससे इंसान की प्रजाति बहुत ज़्यादा विकसित हो सके, उसे सहूलियत मिल सके इंसानी जिंदगी को आगे बढ़ाने में। ऐसे वो जीवन की तलाश करते चले गए, मानव सभ्यता को विकसित बनाते चले गए। लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है कि अगर वो डायनो, अगर कोई अच्छा इंसान, अच्छा जानवर या फिर कोई अच्छा क्रिएचर रहा होता, उसे क्या कहूँ, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था और ना ही कोई जानवर। उसे क्रिएचर के नाम से ही जाना जा सकता है। अगर वो कोई अच्छा क्रिएचर रहता तो यकीनन हमारी इस दुनिया को काफ़ी विकसित बना सकता था, और वो भी बहुत ही जल्द। लेकिन था वो बहुत ही बुरा। मैं ये कभी कभी सोचता हूँ। और अब इंसानी प्रजाति बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, वो लोग विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अब मेरी उम्र हो चुकी है। न जाने कब मैं मौत की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊं।